को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो CA सेट मई 2014 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इशू किया है। तो ये कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं है जो किसी रैंडम पर्सन ने इशू किया है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसकी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट आप देने वाले हैं, उन्होंने इशू किया है। इसके पहले अप्रैल 2020 का हम CA सेट बुलेटिन, जो कि पहला बुलेटिन था, वो हम देख चुके हैं। मई 2020 का जो बुलेटिन है, ये अभी हम लोग देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो इंस्टीट्यूट ने हमको बताई है। ये एक इंडेक्स है, प्रेसिडेंट की तरफ से क्या मैसेज है वो दिया है इन्होंने। फिर इंथुजियाज्म और इफेक्टिव प्रिपरेशन के बारे में बात की है, और बाकी सब है। हमारे जो काम की बातें हैं वो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो कि इन्होंने यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की इन्होंने 10-10 MCQ हमको बना के दिए हैं। ये क्वेश्चंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्टली इन क्वेश्चंस पे चलेंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ये देख सकते हैं प्रेसिडेंट का मैसेज है, इसको आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। और ये सब पूरी इन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए बना के दी है कि आप लोग पढ़े इसे। ठीक, अच्छा रहेगा पढ़ेंगे तो। अभी मैं सिर्फ काम की बातें कर रहा हूँ। सैंपल क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले हम लोग आज जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन का है। MCQ बेस्ड एग्जामिनेशंस के बारे में बातचीत हो रही है अभी हमारी। तो पहला जो क्वेश्चन है, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी कि जो मॉक टेस्ट इशू की गई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें उसके आंसर्स नहीं है, मगर यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसके आंसर्स है। तो ये 3 इशू हो चुकी है, जून 2020 की भी इशू हो चुकी है। तो मैं तीनों की ही वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बना रहा हूँ, आप इन तीनों को देखिए। 120 MCQs है, अच्छा रहेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, आपको हेल्प करेंगे, सप्लीमेंट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अब जैसे चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो आपको इनमें से एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल चुनना है, ए एंड द में से, टू फिल इन द ब्लैंक, तो ब्लैंक के स्पेस में जो फिल हो। आई वेटेड फॉर डैश आवर एंड देन आई वेंट होम। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, क्योंकि आप देखेंगे हाईलाइटेड पोर्शन है, तो जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो ऐसे ही मुंह से ही निकल गया कि एन आना चाहिए यहाँ पे। तो आई वेटेड फॉर एन आवर एंड देन आई वेंट फॉर एन होम, तो मैं उसके बाद घर गया। सिनोनिमस वर्ड बताना है हमको कि पर्टिकुलर चीज का जो सिनोनिम वर्ड है वो यहाँ पे क्या है, तो वो हमको यहाँ पे बताना है। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। एनवरेट, एनवरेट का मतलब क्या होता है? एनवरेट का मतलब होता है वीक, मतलब जिसमें शक्ति ना हो, शक्तिहीन जो होता है उसका मतलब होता है वीकेंड, वीकेंड, वीक। ओके, अब बहुत ज्यादा उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि बाकी के मतलब क्या होते हैं। तो इनक्लोज का मतलब समझता है कि कोई चीज अटैच होती है, तो लिबरेट का मतलब समझता है, प्लेज का समझता है। जो शब्द नहीं समझते, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये जो शीट है जो मैं बना रहा हूँ, ये आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगी, आप इसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप से भी। और अगर कहीं कोई इशू आए तो आप हमें ईमेल करें, आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको वो सेंड भी कर देंगे किसी भी तरीके से। चाहे हम उसे आपके लिए जो है लिंक दे देंगे आपको, या हमारे गूगल ड्राइव से दे देंगे, तो ये अवेलेबल है। मॉर्बिड का सिंपल मतलब क्या होता है? मॉर्बिड का एंटोनिम वर्ड हमको निकालना है यहाँ पे। एंटोनिम मतलब उल्टा कहता है, होता है मॉर्बिड का। तो मॉर्बिड का सिनोनिमस वर्ड होता है एबनॉर्मल या अनहेल्दी। ऐसी कोई भी चीज जो एबनॉर्मल है या अनहेल्दी है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी। ठीक है, क्लियर? चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो डिसीव इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, यहां पे आप देखेंगे DECEIV ही डिसीव इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। चूज द एक्सप्लेनेशन, चूज द एक्सप्लेनेशन दैट कैचेज द स्पिरिट ऑफ द आइडोम ऑब्लिक फ्रेज। तो जो ये फ्रेज दिया है इसका मतलब क्या होता है? ए स्नेक इन द ग्रास, एक सांप है ग्रास में, इसका मतलब क्या होता है कि घास में एक सांप होना, ऐसा व्यक्ति नहीं दिखने वाला दुश्मन। क्योंकि अगर जैसे सांप रहेगा घास में तो नहीं दिखता अपने को, वो अपने कलर को भी घास के जैसा बना लेता। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे सामने रहते हैं मगर हम उन्हें दोस्त समझते हैं, मगर वो डसने वाले सांप रहते हैं।
तो नहीं दिखने वाला दुश्मन ए सीक्रेट और हिडन एनिमी करके हम इसको बोल सकते हैं, सीक्रेट और हिडन एनिमी करके इसको हम बोल सकते हैं, नहीं दिखने वाला दुश्मन। Choose the correct option for the underlined part of the sentence to make the sentence grammatically correct। मतलब ये जो सेंटेंस है इसको ग्रामेटिकली करेक्ट हमको करना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये जो आई एम वर्किंग है इसकी जगह पे कुछ और आ सकता है क्या? अब कैसा है, हम लोग तो ऐसे है कि हम लोग पढ़ते इंग्लिश सीख चुके हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल वे में नहीं जाना चाहते उसके। तो हमने जब इसको हर एक को लगा के देखा चारों को, तो हमको समझ में आया कि आई हैव बीन वर्किंग ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसकी जगह पे आप जो है आई एम वर्किंग की जगह पे आई हैव बीन वर्किंग लगा के देखिए। तो मैं एक बार वापस से आपके लिए पढ़ता हूँ। आई एम टायर्ड एज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सुबह 7 बजे से हम जो है काम कर रहे हैं और मैं थक चुका हूँ, ऐसा उनका बोलना है। उसके बाद में the type of communication which usually take place between the people of same status level of hierarchy in the organization is called horizontal communication। अगर एक लेवल के लोग आपस में बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो अगर दो स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मगर अगर टीचर स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो हम उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि छोटा व्यक्ति मतलब स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है, अपने से बड़े से बात कर रहा है। अच्छा, एक बात और है कि अगर बड़ा व्यक्ति छोटे से बात करता है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि बड़ा छोटे से बात कर रहा है। अगर छोटा बड़े से बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट का चपरासी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करे, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर बड़ा व्यक्ति टीचर स्टूडेंट से बात करे तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, स्टूडेंट टीचर से बात करे तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट बात करे तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और स्टूडेंट अगर टीचर से बात करे तो उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और अगर एक डिपार्टमेंट का चपरासी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करे, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए बहुत इजी है नेक्स्ट वाला, पीडीए अंडर डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो पीडीए का मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जनरली ये पैमटॉप्स और बाकी सभी आते हैं ना, जो लैपटॉप्स वगैरह जो हैंड्स में रखते हैं हम लोग जनरली, क्या बोल सकते हैं उसको, तो उसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस पीडीए करके बोला जाता है। आईपैड्स वगैरह जो रहते हैं, ऑल दीज आर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। To communicate, dash to communication may occur if the transmitter and receiver assign different meanings to the same word or use different word for the same meaning। बहुत बार क्या होता है कि वर्ड एक रहता है मगर उसके अलग अलग शब्द निकलते हैं, अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो हम कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हो। तो ऐसे बातचीत के बैरियर को, इसके कारण भी बातचीत अलग अलग होती है, तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। क्या बोलते हैं? सिमेंटिक बैरियर। अब जैसे किसी ने बोला, गुस्से में बोला आई विल सी यू, तो उसका मतलब होता है तू बाहर निकल, बताता हूं तेको, मारता हूं तेको। और फिर हमने प्यार से किसी को बोला आई विल सी यू, मतलब मिलेंगे कभी, जमेगा तो, ठीक। द सम ऑफ मनी लेंट, मतलब 10वां नंबर पढ़ रहे हैं। द सम ऑफ मनी लेंट ऑन विच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड इज कॉल्ड। तो जो अमाउंट है उस पर जितना ब्याज देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। द सम ऑफ मनी लेंट ऑन विच प्रिंसिपल इज बीइंग पेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो जितना भी अमाउंट पे हम लोग ब्याज देते हैं उस अमाउंट को, जो है नकद राशि को, हम लोग प्रिंसिपल बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट, ये इसके आंसर्स है, यही आपको बताए हैं हमने। तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग आते हैं। तो इन विच ईयर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड का सिंपल हिंदी मतलब होता है कैंसल कर देना। तो एब्रोगेटेड का मतलब होता है कैंसल कर देना, ठीक है, कैंसल कर देना।
तो 370 की जो धारा थी, ये थोड़ा सा मिट गया है यहाँ पे, ये जो 370 की जो धारा थी, ये धारा जो है जम्मू एंड कश्मीर की धारा थी और अमित शाह साहब ने इसको पास करवाया था। तो ये 2019 में पास हुई है, अभी लेटेस्ट पास हुआ है ये, नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजर्नमेंट साइन डाई? तो साइन डाई का मतलब मैं आपको बता दूं, साइन डाई का मतलब होता है कि साइन डाई का मतलब होता है टर्मिनेटिंग अ सिटिंग विथ नो फर्दर अपॉइंटेड डेट। मतलब हमारी आपकी मीटिंग होने वाली थी, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया और हमने ये भी नहीं बताया कि वो मीटिंग कब होने वाली है। तो चारों चीजों में से इसका मतलब होता है कि टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। मतलब जो हमारे कानून बनाने वाले स्टेट लेवल पे रहते हैं, विधानसभा रहती है, विधानसभा को हमने खत्म कर दिया है और हमने वो विधानसभा कब लगेंगी उसका कोई समय निश्चित नहीं किया है अभी जो है। ये देखिए, ये हम लोग ना न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो उससे हम लोगों को आ जाता है। मैं रोज इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ता हूँ, आपको भी बोलूंगा रोज इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी कितने जजेस है? तो मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझको थोड़ा याद था, 34 जजेस है, 34 जजेस है। कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता इसमें, ये बात समझ लो। पढ़ा है, डेटा है, याद रहेगा, काम आ जाएगा। या खुद जाते हो सुप्रीम कोर्ट तो बात अलग है फिर, ठीक। एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब मैं आपको प्रॉमिस दूं, आप मेरे को प्रॉमिस दो। अभिषेक ने ऐश्वर्या से शादी की, तो अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रॉमिस दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके बदले में ऐश्वर्या ने भी अभिषेक को प्रॉमिस दी कि हाँ हाँ मैं भी तुमसे शादी करूंगी। दैट इज नथिंग बट ए टेक्निकल सेंस में एग्रीमेंट होता है। क्या मतलब होता है इसका? एग्रीमेंट होता है। मैंने आपको प्रॉमिस दिया, आपने मेरे को प्रॉमिस दिया, दैट इज एन एग्रीमेंट। ए प्रपोजल, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी। मतलब ए ने बोला कि मैं अपना घर बी को बेचूंगा। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट। अब ये कब कंप्लीट होता है? जब प्रपोजल दिया, अगर तभी वो कंप्लीट हो जाता तो बात ही क्या थी। हाँ, जब वो एक्सेप्ट करता है तब उसको कम्युनिकेशन माना जाता है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। जनरली मैं इसको जब पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन में या प्रीवियस सीएस फाउंडेशन लेवल में, तो हम लोग बहुत एक पूरा 2 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर इस पे हम लोग पूरा देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। मगर अभी इतना समय नहीं है, तो आप ऐसा मानो कि जब सामने वाला बी एक्सेप्ट कर लेगा तो ए का प्रपोजल एक्सेप्ट माना जाएगा, कम्युनिकेट हो गया ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है when B accepts the proposal। जब B जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तब। टॉट का मतलब क्या होता है? टॉट का मतलब आपने अगर मेरी 800 पेजेस की जो सीरीज है वो देखी होंगी, तो टॉट का मतलब मैंने बताया है सिविल रॉन्ग। मतलब ऐसी गलती कि जिसको आपको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता, मगर आपने गलती तो की तो आपको पनिश तो मिलना चाहिए। मतलब वो क्राइम नहीं बोल सकते, मगर क्राइम और कुछ नहीं होने के बीच में कुछ हुआ है तो इसको हम लोग टॉट बोलते हैं, सिविल रॉन्ग करके इसको बोला जाता है। और ये जो है लैटिन से आया था, लैटिन वर्ड है ये, तो वहां पे इसको टॉटम करके बोलते हैं। अब टॉटम का मतलब क्या है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, टू ट्विस्ट, कुछ तो भी ट्विस्ट हुआ है। तो ये कुछ ऐसी वस्तु हो गई है कि भाई हम क्राइम भी नहीं हुआ और कुछ हुआ भी है, नुकसान भी हुआ है। तो भाई क्राइम हुआ नहीं, तो क्राइम होता तो आईपीसी में ले जाता, सीआरपीसी में ले जाता, मगर कुछ तो हुआ है गलत, तो उसको कहां पकड़ना? तो उसको टॉट में पकड़ना। और जनरली जो टॉट के जो नियम कायदे हैं वो अगर आप समझेंगे तो जनरली जो केस लॉज है हमारे भारत देश में उनसे उपजे हुए हैं वो बहुत ज्यादा। तो इसकी कोई माइंड बुक नहीं है कि ये वाले सेक्शन के तहत ऐसा होगा, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सीरीज को देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, लुक एट दिस सीरीज। 36 34, 2 से कम हुआ फिर 4 से कम हुआ, ठीक है। क्या बोला? 36 से 34, 36 से 34 2 से कम हुआ, और 34 से 30 आपका 4 से कम हुआ। 30 से 28 आपका वापस 2 से कम हुआ, और 28 से 24 4 से कम हुआ। अब आप 24 के बाद में कैसे जाना? -2 चले जाना तो 22 आ जाता है। मतलब उन्होंने कैसा किया, पहले 2 से कम किया, फिर 4 से कम किया, फिर 2 से कम किया, फिर 4 से कम किया, तो हम बोलेंगे वापस 2 पे आ जाओ, माइनस कर दो तो 22 आ जाता है। आंसर करेक्ट है।
उसके बाद में देखेंगे विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर, तो इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। इंडेक्स है तो पता चलता है इंडेक्स में कौन सी चीज कहां पे है, इंडेक्स है। ग्लॉसरी है वो भी वैसे ही आता है। उसके बाद में चैप्टर है। अब ये तीनों बातें जो है ना, ये तीनों बातें ना किताब के अंदर होती है। अगर आप देखेंगे इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर, और वो किताब अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। तो हमारे लिए जो ऑड है वो है बुक। क्या है ऑड हमारे लिए? किताब है यहाँ पे। तो किताब इन सबसे भिन्न है, किताब इन सबसे अलग है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? किताब इन सबसे अलग है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं इसमें। अब उसके बाद में देखिए आपके पास में जो नया वर्ड आता है, नया जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट के जैसा कौन सा वर्ड है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, गार्ड है ना, मतलब प्रोटेक्शन और गार्ड करना एक ही बात होती। स्टेटमेंट, द मेडिसिन पी नाम की एक ड्रग है विच इज कॉजिंग रिपल्स, रिपल्स मतलब हलचल इन द मेडिकल फील्ड। मतलब पी नाम की मेडिसिन आई तो जब वो आई तब उसने हलचल मचा दी, मार्केट में जो है हलचल होने लग गई। जैसे लोग अभी कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं किसी ने लाया नहीं, बाबा ने लेके आए कोरोनिल, तो हलचल मच गई बाबा की कोरोनिल आने से जो है ना। तो वैसी हलचल मची। अब इसके एजम्पशंस क्या है? क्या मान लेवे कि क्यों हलचल मची? क्योंकि नो अदर ड्रग इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड। कोई और ड्रग जो थी वो है ही नहीं मार्केट में, और इसके कारण इस ड्रग ने हलचल मचा दी। और मेडिसिन पी इज अ ग्रेट ड्रग। तो पी जो मेडिसिन है वो अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि दोनों ही एजम्पशंस गलत हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिर डी बोला, इफ नाइदर वन और टू इज इम्प्लिसिट, मतलब ना ही पहला हुआ तो लगता है एजम स्टेटमेंट होगा, ना ही दूसरा हुआ तो लगता है। तो हमने दोनों को मना कर दिया। दोनों ही स्टेटमेंट का जो रीजन है, दोनों ही स्टेटमेंट का जो एक्शन है वो आपका स्टेटमेंट नहीं होने वाला। मेडिसिन पी इज अ ड्रग विच इज कॉजिंग रिपल्स इन द मार्केट, मेरे को दोनों ही रीजन से नहीं लगता वो आया है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें कंप्लीट होता है। ये इसके आंसर। अब इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पे हम लोग चल रहे हैं। अब कैसा है कि दिन भर पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव के पढ़ाई करते रहते हैं, सीएस प्रोफेशनल को पढ़ाते रहते हैं, सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, एलएलबी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। करीबन 60-70 सब्जेक्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जो है। तो अब मेरा आपको बोलना क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसे ही आ जाती है। जैसे इन डिमांड, इन लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था भाव ऊपर गया डिमांड नीचे जाएंगी, डिमांड भाव नीचे गया डिमांड ऊपर जाएंगी। मतलब भाव ज्यादा है मार्केट में कोई लेवल नहीं रहेगा, भाव कम है मार्केट में लेवल रहेगा। तो इन लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब ये ऐसा रट्टा हो गया कि जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। नीचे नीचे जाता है, नीचे नीचे जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? नीचे जाता है। नो चेंज इन फैशन इज द एजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। अब हम लोग जो है ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। तो कौन सा? नो चेंज इन फैशन। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? वहां पे बोलते हैं कि भाव बढ़ा डिमांड नीचे, भाव कम डिमांड ऊपर, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी चीजें जैसी है वैसी की वैसी रहेंगी, डिमांड वैसी की वैसी रहेंगी। तो ये किसका एजम्पशन है? ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन है। कि लॉ ऑफ डिमांड में बोला जाता था कि सिर्फ प्राइस को देखो, बाकी चीजों को मत देखो जो है। A dash in one when there is no change produced in the demand of product with a change in its price, a perfectly। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ, आपका भाव बढ़ा या घटा मगर उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो जब उससे फर्क पड़ा नहीं तो वो इनइलास्टिक हो जाता है। तो आपका जो इनइलास्टिक डिमांड हो गई है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या बोलेंगे? perfectly inelastic demand। तो A, perfectly inelastic demand is one when there is no change in produced in the demand of a product with change in its price।
dash the dash measures national income as a total spending on final goods and services produced within a nation during a year. एक्सपेंडिचर मेथड है. जनरली हमारे पास में जो नेशनल इनकम है उसको प्रोड्यूस देखने के लिए अलग अलग मेथड है, और एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि खर्चा कितना किया. खर्चा वही करेगा जो कमाएगा, तो खर्चा जितना हुआ उतनी कमाई मान लेते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के तहत. Under dash comes expenditure incurred by private enterprises on new investment and on replacement of old capital. तो under dash, under gross domestic private investment, तो ये gross domestic private investment comes the expenditure incurred by private enterprises on new investment and on replacement of old capital. तो old capital को replace करके. तो 5 तक के हो गए, टोटल 25 MCQ हो गए, अभी और 15 बाकी हैं. ठीक, देखेंगे. ऑल रेवेन्यू रेज बाय गवर्नमेंट, मनी बोरोड, मतलब जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने रेज किया, कहीं से भी उगाही की, उसके बाद गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा बोरो किया, जितनी भी लोन की रिसिप्ट हुई बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कॉन्सोलिडेटेड फंड जो है ना, ये एक तरह का गवर्नमेंट का P&L बैलेंस शीट है पूरा की पूरा. तो जो भी गवर्नमेंट ने कमाया, जो भी गवर्नमेंट ने उधार लिया, ये सब किधर को चले जाता है, ये सब जैसे हम लोग हमारे P&L में, ट्रेडिंग में और हमारे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वैसे गवर्नमेंट अपने कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दिखाती है. कहाँ दिखाती है गवर्नमेंट? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दिखाती है. रीजनल रूरल बैंक्स अगर आप देखेंगे तो कौन सी कैटेगरी में आता है? रीजनल रूरल बैंक्स आर कवर्ड अंडर, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं आता, पेमेंट बैंक में नहीं आता, कोऑपरेटिव बैंक में नहीं आता, बिकॉज रीजनल रूरल बैंक थोड़े बड़े होते हैं, तो इनको कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटी ही एक बच जाता है जिसके अंदर में हम इसको डाल सकते हैं. तो रीजनल रूरल बैंक्स काय में आता है? बोलो मुंह से. रीजनल रूरल बैंक्स आर कवर्ड अंडर कमर्शियल बैंक. काय में आता है? कमर्शियल बैंक में आता है. नेक्स्ट वाला पॉइंट रट्टा मारने का है, आएगा या तो नहीं आएगा, सिंपल बात है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम. तो गवर्नमेंट ने जो है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की स्थापना की है. अब ये फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की स्थापना की है, एम्ड एट एडिंग मोर स्मार्टफोन कंपोनेंट अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, देयरबाय गिविंग अ पुश to domestic manufacturing of mobile handset. तो domestic manufacturing of mobile handset. उसके बाद dash is an investment by foreign entities and non-resident in Indian securities, अब including share, government bonds, corporate bonds, convertible securities, infrastructure securities. अब इसका आंसर जो है ये इसके पहले भी कहीं डिस्कस हुआ है. पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इसका नाम. क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करके हम लोग बोल सकते हैं. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इसमें जो कंपनी है, जो बाहर के बाशिंदे हैं, जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं, वो हमारे साथ में हमारी सिक्योरिटीज में पैसा डालते हैं कुछ समय के लिए. जैसे रिलायंस की शेयर खरीद लेंगे, जब भाव बढ़े तो बेच देंगे. इनका पर्पस धंधा करना नहीं रहता, इनका पर्पस इन्वेस्टमेंट रहता और थोड़ा बहुत उठापटक करके कमाना रहता. इनका पर्पस कोई नया बिजनेस बनाने का नहीं रहता बेसिकली. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मुंह से बोलो. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडियन सिक्योरिटीज. मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो मतलब एक तरह का शेयर बोल लो, ठीक है, ऐसा कुछ समझो. ये इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन एंटिटीज करती है और नॉन रेसिडेंट्स करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज में. ठीक है. लॉन्ग फॉर्म ऑफ NSDC. तो लॉन्ग फॉर्म क्या है NSDC का? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका लॉन्ग फॉर्म है. तो NSDC, मुंह से बोलेंगे NSDC. क्या है लॉन्ग फॉर्म? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो अभी हमारे 30 MCQs हो गए. May 2020
के बुलेटिन के। अब हम लोग लास्ट 10 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स का, इसके साथ में जो मैंने बताया था अप्रैल 2020 में वाइवा वॉइस भी इसके साथ में जो है, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे वाइवा वॉइस पे भी मैंने एक बना के रखा है, इवन फेसबुक पे भी डाला है। मेरा जो अकाउंट है उसमें जो 4-5 अकाउंट्स है मेरे, दिनेश अग्रवाल के नाम से या कॉमर्स लर्निंग सेंटर के नाम से या अग्रवाल कॉमर्स लर्निंग सेंटर के नाम से, सब पे डले हुआ है वो, तो आप थोड़ा सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप। अब ये सबको इतना पॉपुलर है, ये आरोग्य सेतु ऐप करके बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने एक नया ऐप लाए थे, इसका नाम है आरोग्य सेतु। नेम द country which hosts the third edition of Asian Youth Games in 2021। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो थर्ड एडिशन जो है एशियन यूथ गेम्स 2020 को होस्ट करने वाली है? चाइना। तो चाइना जो है वो एशिया यूथ गेम्स 2021 को होस्ट करने वाली है, तीसरे एडिशन को, ठीक है। By which year NASA has planned to set up Artemis, the first ह्यूमन बेस कैंप इन साउथ पोल ऑफ मून। मतलब मून पे जो है नासा कब जाने की सोच रहा है? तो मून पे चाइना 2024 में जाने की सोच रहा है। वैसे ही 2020 है, तो 2020 में वायरस है बोलते हैं लोग, तो डिलीट किया जाए इसको, ठीक। क्या कर सकते हैं? हु इज प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। मतलब हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कौन है? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर अभी जो है, इसमें कोई रट्टा वो नहीं है, डॉक्टर हर्षवर्धन करके जो है वो हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर है। इसको ध्यान रखेंगे। और अच्छे डॉक्टर है, मतलब हेल्थ मिनिस्टर है, मतलब खुद डॉक्टर है। जैसे हम लोग इस हिंदी मूवीज में देखते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर तो डॉक्टर ने बनना चाहिए, शिक्षा मंत्री टीचर ने बनना चाहिए, वैसे डॉक्टर साहब है जो है। उसके बाद में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC हैज डेवलप्ड डबल लेयर्ड खादी मास्क रिसेंटली। तो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC करके बोलते हैं, इन्होंने डबल लेयर्ड खादी का मास्क बनाया है। KVIC फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत KVIC काम करते हैं? तो KVIC जो है माइक्रो, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत काम करते हैं। इसको MSME भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंह से बोलो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या बोलते हैं? MSME भी बोलते हैं, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज इशूड एडवाइजरी टू सेफगार्ड द प्राइवेट इंडिविजुअल फ्रॉम यूजिंग देयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। अभी बहुत चला था कि जूम ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। हम लोग भी पहले बीच में जूम ऐप पे कुछ समय हमने क्लास लिया, बट बाकी फिर हमने उसको डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि उनका बोलना था कि जूम ऐप इतना सेफ नहीं है। ये एकदम लेटेस्ट है, हाँ, मतलब ये अभी आया है और अपन अभी पढ़ रहे हैं, ऐसा वाला बात हो गया है। फेसबुक ने जो है 9.99% स्टेक 43,574 करोड़ में खरीदा है। किस कंपनी में? तो रिलायंस जियो में खरीदा है। 43,000 करोड़ रुपीस में इन्होंने खरीदा है। 43,000 करोड़, सोचो क्या लेवल है रिलायंस का। नहीं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इज एन इनिशिएटिव अंडर एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मेरे को लग रहा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री होगा, बट राइट आंसर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत है। Name of the medicine which was recommended by the National Task Force under the novel coronavirus constituted by ICMR for the healthcare workers who treat COVID-19 patient। तो ICMR नाम की एक संस्था है हमारे भारत में, उन्होंने कौन सी मेडिसिन रेकमेंड की है जब तक कोविड की मेडिसिन नहीं बन जाती? तो हाइड्रोक्सिक्लिन करके एक दवाई का नाम है, थोड़ा कठिन होता है बोलना इसको, जो है हाइड्रोक्सिक्लिन करके नाम है। हाइड्रोक्लोरीन करके मैं बोलता हूँ, या हाइड्रोक्सिल क्लोरीन करके इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं, वो दवाई है। एक्रोनियम ऑफ, अब ये बेसिकली मनरेगा लिखे हुआ है। मनरेगा क्या बोलते हैं इसको? मनरेगा,
मनरेगा करके बोलते हैं इसको। तो मनरेगा बोले तो क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करके इसका नाम है। क्या नाम है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करके इसका नाम है। तो ये हमारे 40 MCQs पूरे कंप्लीट होते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, हार्डली आधी घंटे में हो गई ये, है ना। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में मोटो है हमारे इंस्टीट्यूट का, सत्यवंद धर्मचर, स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय द लॉ, याद करना है मोटो क्या है। विजन क्या है? टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने के लिए डेवलप करना है। मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो एक हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स को हम लोगों ने जो है वो डेवलप करना है, ठीक। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो जून है, जून का भी हमारा बुलेटिन हमने बनाया है, और हमने जो है अभी 800 पेजेस में जो हर चैप्टर के बाद एक 5 या 10 MCQs है, उसका भी एक अलग वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, तो आप उनको सबको देखिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए MCQ सॉल्व करने की, बिकॉज यही आपको पास कराएगा। थैंक यू वेरी मच।